नमस्ते मेरे प्यारे भाई। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे, तभी आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, तभी आपने ये वीडियो ओपन की होगी। क्योंकि बीमारी में तो होती नहीं है पढ़ाई, ठीक? खुद मुझसे नहीं हो रही है अभी। सच में मैं सोच रहा था कि सुबह के टाइम आप लोगों की क्लास लूँ, मॉर्निंग टाइम में भी, जैसे बैच में हम क्लास लेते हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। और ये 15-20 सवाल, ये प्रैक्टिस सेट चूंकि मैंने रोज़ देने का वादा किया है, तो चलो 15-20 सवालों के लिए तो मैंने हिम्मत जुटाई कि चलो इनको तो सोल्व करा ही देते हैं। बाकी आप लोगों की जो क्लासेज है वो आज से ही सोच रहा था मैं, लेकिन देखो टाइम लगेगा, ज़रूर आएगी इस यूट्यूब चैनल पर। थोड़ा सा सपोर्ट करो, हौसला रखो, मुझे भी हिम्मत दो थोड़ी सी। और भाई ये हमारे टोटल प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम को लेकर के। और मैं इसमें आप लोगों को टोटल 50 सेट देने वाला हूँ। आज ये हमारा छठा सेट है। इससे पहले मैं आप लोगों को 5 सेट प्रोवाइड कर चुका हूँ। और अभी तक आप लोग जो शुरुआत से सारे प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, तो आप लोग 120 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज इस सेट को इंक्लूड करके कर लोगे। ठीक है, 120 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। इस तरीके से जब पूरे 50 सेट आएंगे तो 1000 प्लस क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम से पहले पहले। और एग्जाम कब है आपका? एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है समझो मई जून में, अप्रैल में तो नहीं होगा, मई जून में आपका एग्जाम होगा। और ग्रुप डी का देखो अभी नोटिफिकेशन में क्या आता है, नया नोटिफिकेशन आएगा ग्रुप डी एग्जाम के लिए। बाकी एक नई खबर ये भी है कि आरआरबी एएलपी के फॉर्म आएंगे बहुत ही जल्द। नोटिफिकेशन आ चुका है इसका, 10 अप्रैल से शायद फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और अच्छी खासी वैकेंसी है, 9,900, ये समझो 10,000 के करीब। ठीक है, तो जो भी लोग एलिजिबल हो गए वो एएलपी का फॉर्म भरो और अपनी तैयारी को बिल्कुल मत छोड़ो, रेगुलर करते रहो, पढ़ाई को करते रहो। ठीक है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है आपकी सक्सेस में। एक बार गिरोगे फिर उठोगे, गिरोगे फिर उठोगे, एक आध बार असफलता भी मिलेगी। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएंगे, लेकिन वो असफलता ही आपको सफलता वाले रास्ते पर लेके जाएगी। ठीक है, तो लगातार पढ़ते रहो। छोटे छोटे ये सेट आते हैं, इनको जरूर देखते रहना। तो अभी हम सवालों की तरफ चलते हैं और बहुत ध्यान से सवालों को समझना। पहले सवाल में ये कहा गया कि रेडाई ऑफ टू स्पेयर्स दिए है, गोले की त्रिज्या दी है भाई 4:5 के अनुपात में। और मुझे ये बताओ क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है, क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, पढ़ाने का जो ये सिस्टम बनाया है मैंने, ये कैसा लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि मैं तो देखो साइड में खड़ा हुआ दिख रहा हूँ आपको, और मैं जो क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ ना वो इस पॉइंट से कराता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ समझ में आ जाता होगा। ऐसी बात नहीं है, जरूरी नहीं है आप डिजिटल बोर्ड पे ही अच्छे से पढ़ोगे, आप यहाँ भी अच्छे से पढ़ सकते हो। तो दो गोलों की त्रिज्या 4:5 के अनुपात में दी है। आपसे पूछा गया उनका आयतन बता दो। सबसे पहले तो आपको ये वर्ड देखते ही याद आ जाना चाहिए कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। इसमें जो ये 4/3 होता है ना, 4/3, ये होता है कांस्टेंट, यानी इसकी एक फिक्स वैल्यू है। हमेशा ही इसकी एक फिक्स वैल्यू आएगी 4/3 गुणा पाई की, क्योंकि ये कांस्टेंट है। लेकिन जो त्रिज्या है ये डिपेंडेबल रहेगी। अगर जो वॉल्यूम है वो किस पर डिपेंड रहेगा? वो रेडियस पर डिपेंड रहेगा। अगर रेडियस 2 हो जाए तो वॉल्यूम 8 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा उसका। अगर रेडियस 3 हो जाए तो वॉल्यूम 27 हो जाएगा, उसका क्यूब हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो मेरा वॉल्यूम है ना वो रेडियस की क्यूब पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मुझे आयतन का वॉल्यूम निकालना है तो इसका भी क्यूब कर देंगे हम। 4 का क्यूब करेंगे 64 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा, और ऑप्शन हमारा ए चला जाएगा। ठीक है, इजी सवाल था ये तो मेंसुरेशन का। तो ऐसे प्रैक्टिस सेट में आपको पेपर वाली फीलिंग आएगी बिल्कुल। इजी सवाल भी मिलेंगे, मॉडरेट सवाल भी मिलेंगे, हर टाइप के सवाल मिलेंगे। जैसे इस अगले सवाल को पढ़ो, क्या बोला गया इस सवाल में? 3 नंबर दिए हुए एक रेशो में, 5, 7, 9 के रेशो में। ठीक है, उनका एलसीएम कितना दिया है? उनका एलसीएम दिया है 1260। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। यानी ये जो नंबर आपको रेशो में दिए हुए हैं, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर आप लोगों को बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या का रेशो कितना है? 9। सबसे छोटी का कितना है? 5। इन दोनों का अंतर करोगे कितना आएगा? 4। यानी आंसर हमारा 4 का मल्टीपल होगा। और जैसे ही मैंने ऑप्शन देखा तो ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, एक ही ऑप्शन मिला है मुझे। ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर तक हम पहुंच गए। और ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। ठीक, इस प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे, इजियर साइड सवाल है ये। लेकिन अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो कंसेप्ट क्या होगा? एलसीएम क्या होता है? प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? उनका मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं इसका मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 9 सत्ते 63, और 63 पंजे कितना हो जाएगा? 315। 63 पंजे
315 हो जाएगा। और यही एलसीएम दिया है आपको 1260 के इक्वल। ठीक, तो भाई यहां से आपको कितना जाएगा, ये देखो 3 चौक 12 और 15 चौक के 60, 4 बार कट गया पूरा पूरा। एक की वैल्यू 4 यूनिट आ चुकी है और आपको निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस हमारा 4 यूनिट में आया था, इसमें गुणा कर दो तो 4 चौक 16, आंसर मिल गया मुझे बी ऑप्शन। बोलो समझ आई ना बात, कर लोगे ऐसे? ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये वाला सवाल देखो, लैंग्वेज से देख लो कितना बड़ा सवाल आपको दिख रहा है और मेंसुरेशन का सवाल है। सीजीएल मेंस 2024 के पेपर में ये पूछा गया सवाल है। तो कैसे करेंगे, पहले सवाल को पढ़ो ढंग से। देखो एक खिलौना बनाना है आप लोगों को, और खिलौने में क्या क्या हुआ है। एक तो बेलन है, बेलन खिलौने में, ये कीवर्ड समझो, बेलन है और बेलन के सिरे पर लगा हुआ है एक अर्धगोला, एक अर्धगोला जुड़ा हुआ है। बेलन के दूसरे सिरे पर लगा हुआ है एक शंकु। यानी आपको 3 चीज जोड़ करके एक डिजाइन बनाया गया है, एक खिलौना बनाया गया है। तो कैसे है वो, चलो खिलौना बना के दिखाता हूं मैं तुम्हें पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मान लो ये बेलन है, राइट, और इस बेलन के ऊपर लगा दिया शंकु। ये शंकु है, शंकु को तो जानते होगे ना सभी। शंकु क्या होता है, शंकु जन्मदिन की टोपी। तो शंकु का ऐसा ये सर्किल रहा होगा यहाँ पर, और एक दूसरे सिरे पर लगा रखा है इन्होंने अर्धगोला। अर्धगोला होता है ऐसे। तो इस प्रकार का कोई खिलौना है रॉकेट के जैसा, राइट। आगे पढ़ा गया कि बेलन, शंकु और अर्धगोले, इन तीनों की एक त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर में। रेडियस यहां से यहां तक, रेडियस यहां से यहां तक, रेडियस सभी की कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया कि बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। यानी शंकु की ऊंचाई यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर। टोटल की बात करूं तो टोटल ये 14 सेंटीमीटर की होगी। और अगर मैं इस पूरे खिलौने की लंबाई की बात करूं, पूरे खिलौने की, तो फिर इसकी रेडियस भी जुड़ जाएगी। यहाँ ये 4.2, तो 18.2 हो जाएगी इसकी पूरी लंबाई। 18.2 सेंटीमीटर की पूरी लंबाई, इतना लंबा होगा खिलौना। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है खिलौने का आयतन, वॉल्यूम पूछा है। भाई क्या होता है वॉल्यूम, बताओ। आप कहोगे सर हमें तीनों का वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा। शंकु का वॉल्यूम लोगे तो कितना आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का वॉल्यूम। याद रखो, शंकु ऐसा होता है ना त्रिभुज के आकार का, और त्रिभुज में 1/3 आता है, 1/3, तो बस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर दो। और बेलन का सीधा सीधा बस पूरा पाई आर स्क्वायर एच कर दो, ये तिरछा नहीं होता, इसको सीधा रखो पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का बताओ कितना होगा, अर्धगोले का होगा 2/3 पाई आर की क्यूब। पिछले सवाल में मैंने बताया, पिछले सवाल में पूरे गोले का होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 पाई आर की क्यूब। अब आप इसमें से क्या कर सकते हो, ये देखो ये 1/3 है, ये 1 है, कितना हो जाएगा टोटल, 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा, ये 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये कितना होगा, ये होगा 2/3 पाई आर की क्यूब। अब आप या तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख लो, अदरवाइज आप इसे सोल्व करने के लिए कुछ चीज़ कॉमन भी ले सकते हो। जैसे कि आप पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा अंदर, अंदर बचेगा 4/3 एच, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा 2/3 आर। ओके, समझ आई बात। अब इनकी वैल्यूज रख दो, कहाँ रखूँ वैल्यू, ये डायग्राम रफ करता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ मैं आपको मिट जा भाई, ये क्यों नहीं मिट रहा है। चलो ये वैल्यू रखो यहाँ पर, देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 22/7। आर स्क्वायर कितना होता है, त्रिज्या कितनी दी है आपको, 4.2 इंटू 4.2, ब्रैकेट में क्या है 4/3, 3 तो एलसीएम ले लिया मैंने, 4h, 4h मतलब 7 चौक 28, प्लस त्रिज्या कितनी है 4.2, 4.2 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 8.4, और ये कितना हो जाएगा 36.4 हो जाएगा, ये 36.4 दोनों को ऐड करोगे तो ठीक है 36.4। अब इसको कैलकुलेट कर लो, देखो ये 7×6 = 0.6, इसको काट लो 0.2। एक काम करो यूनिट डिजिट कर लो, क्योंकि बहुत सारी मल्टीप्लाई हो गई है, तो यूनिट डिजिट देखो, 2 की गुणा 2 में करोगे 4, 4 की गुणा 2 में करोगे 8, 8 की गुणा 4 में करोगे 8 चौक 32, यूनिट डिजिट आया है 2 दशमलव के बाद। और ये कौन सा ऑप्शन होगा, फिर सी ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन में ही लास्ट में 2 दे रखा है। ऐसे सवालों में थोड़ी सी कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, लेकिन आपके पेपर में वो ऐसा ही ऑप्शन देगा जिसमें कि आप आसानी से कैलकुलेशन तक पहुंच सको, ऑप्शंस तक पहुंच सको। बाकी आप जो है अपनी गुना करके देख लेना, अगर चिंता हो रही है आप लोगों को ज़्यादा तो ठीक है।
चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। इस सवाल पे आओ, क्या दिया है पढ़ो पहले सवाल को। सवाल में कहा गया द वेट्स इन किलोग्राम ऑफ 7 कजिन्स। 7 चचेरे भाई है, उनका भार दिया है। एक का 54 है, 62, 65, 70, 60, 59, 55। आपसे कहा गया मेरे भाई मध्य का भार बता दो, मीडियन वेट क्या होगा। मीडियन वेट, हर सेट में मैं मीडियन का एक एक सवाल जरूर इंक्लूड कर रहा हूं ताकि स्टेटिस्टिक्स के ये टॉपिक आपके तैयार हो जाए। और मीडियन मैंने तुम्हें बताया था एक बीच का ऐसा नंबर है जो अपनी पोजीशन बिल्कुल मिडल में करके बैठा है। लेकिन वो मिडल में कैसे पता चलेगी, जब आप उसको सिस्टमेटिक वे में करोगे, यानी कि सबसे पहले आप इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखोगे। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको तरीका बता देता हूं। यहां से मध्य का भार आपको क्या चाहिए, बीच का एक नंबर। ये कितने नंबर है टोटल, 7। तो बीच में कौन सा बैठेगा, 7 + 1/2, यानी कि 8वां टर्म, सॉरी 4th टर्म, 4वां पद जो होगा, 4th टर्म जो होगा वही बीच में होगा। समझ आई ना बात, 4th टर्म बीच में होगा। लेकिन आपको इसे सिस्टमेटिक वे में बैठाना है। तो ये देखो, पहले पहले कौन आ रहा है, पहले आएगा क्या 54, ये पहले नंबर पर है। उसके बाद 55 दूसरे नंबर पर है। 55 से बड़ा 59 हो जाएगा, तीसरे नंबर पर है। और उसके बाद चौथे नंबर पर आएगा 60, और चौथे नंबर वाला ही हमारा मीडियन है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ए ऑप्शन। बस बन गई बात। ठीक है, याद रखोगे। तो मीडियन में और एवरेज में दोनों में डिफरेंस होता है। मीडियन सिर्फ बीच का एक नंबर, मतलब आधे लोग इधर आधे लोग इधर। और एवरेज होता है कि सबका डेविएशन कितना है, कहां बैलेंस हो रही है चीजें, उसको एवरेज बोलेंगे। समझ आ गया सभी को। बढ़ो आगे बढ़ो। अब ये वाला सवाल देखो, एक कंपनी में कार्य करने वाले वाणिज्य, विज्ञान और कला स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर जानते हो कौन होता है, हाँ जी, स्नातकोत्तर बोलते हैं ग्रेजुएट्स को अंग्रेजी में। कोत्तर की बात हो रही है, पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है ये रहा। और स्नातक कौन होते हैं, स्नातक होते हैं ग्रेजुएट्स। अच्छा, इनकी संख्या दी है कि कॉमर्स वाले 40 है भाई, साइंस वाले 80 है, और आर्ट्स वाले 60 है। सवाल में कहा गया यदि इन आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाए तो वाणिज्य स्नातकोत्तर के संगत कोण पूछा है आपसे, कोण, एंगल। एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ सवाल है ये। पाई चार्ट, ये मत समझना कि आपको प्रैक्टिस सेट में सारे इजी के इजी सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, एक माहौल बनाने के लिए इजी और मॉडरेट हर टाइप के सवाल है। तो एक बार समझो पाई चार्ट क्या होता है। ऐसा एक सर्कल होगा, और इस सर्कल के मैं जितने भी फैक्टर कर दूं उतने ही एंगल में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। जैसे कि मान लो मैंने इसके इतने खंड कर दिए, इतने सेक्टर बना दिए। ठीक, तो केंद्र पर जो कोण बना है, केंद्र पर वो तो पूरा 360 डिग्री रहेगा ना मेरे भाई, पूरा 360। और ये जो केंद्र ने 2 त्रिज्याओं के द्वारा एंगल बनाए, ये θ1, ये θ2, ये θ3, θ4, θ5, θ6, 6 एंगल जो बनाए, ये 6 के 6 एंगल किसके इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो ये किसके इक्वल होंगे, ये होंगे सारे के सारे 360 डिग्री के इक्वल। समझे, छठा एंगल 360, क्योंकि पूरा तो पूरा एक 360 डिग्री का बन रहा है ना। अब इसमें कुछ कुछ नंबर इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे ये 40 लेके बैठा हो, ये 80 लेके बैठा हो, ये 60 लेके बैठा हो, टोटली 3 लोग हैं। और आपसे एंगल पूछा है, तो आप क्या करोगे, किसका पूछा, वाणिज्य का पूछा ना, तो वाणिज्य का पकड़ो, कितने नंबर है 40, तो ऊपर लिखो 40, नीचे क्या लिखोगे, इन सबका जोड़ कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 और 40 कितने हो जाएंगे 180। और एंगल निकालना है तो गुणा कर देंगे 360 डिग्री की, क्योंकि पूरे केंद्र पर एक 360 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो 180 दूनी हो जाएगा 360, और 40 की 2 में गुणा करोगे तो कॉमर्स में आएंगे 80 डिग्री। कॉमर्स में कितने आएंगे 80 डिग्री। इसको आप रेशो से भी कर सकते थे। यहाँ ये देखो 0 0 0 ऐसे पकड़ लो, इसका रेशो ले लो, ये 2 ये 4 और ये 3 रेशो में है। टोटल कितने हो गए, 4 3 7 और 2 9 9। ऊपर कितना है, ये 2 में है 2, और 360 डिग्री आपको निकालना, 9 चौक 36, 4 40 दूनी 80, तब भी 80 डिग्री आएगा। या तो डायरेक्ट कर लो या रेशो में लेकर के कर लो। समझ आया भाई, सब्सक्राइब कर लेना जरूर चैनल को, समझ में आ रहा है तो।
ठीक है, आप ये भी देख रहे होगे कि आपकी स्क्रीन पर एक ये दिख रहा होगा, ये आपका छोटा सा भाई, आप ही का भाई है ये मेंढक। ये खुश हो रहा है कि सर मुझे समझ में आ रहा है, देखो हाथ उठा करके बोल रहा है कि सर मुझे आ गया समझ में। ठीक है ना मेरे मेंढ को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। चलो जी आगे सवाल देखो, ये वाला क्या बोला गया सवाल में। ए बी सी तीन लोग हैं, एक साथ मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, जिनमें ए ने 12 महीने के लिए 7,000 रुपए का निवेश किया, बी ने 10 महीने के लिए 8,000 रुपए का निवेश किया और सी ने 6 महीने के लिए 12,000 रुपए का निवेश किया। ये बात समझ में आ गई। आगे बोला गया कि ए कार्यकारी सदस्य था, जिसके लिए उसे अपने पारिश्रमिक के रूप में लाभ का 20% प्राप्त हुआ। मतलब ए जो है कर्मचारी भी था, पार्टनर तो था ही, कर्मचारी भी था, तो उसे अपने काम की सैलरी भी लेनी थी और उसने सैलरी के रूप में ये डिसाइड किया कि जितना भी लाभ होगा उसका 20% मुझे सिर्फ सैलरी के रूप में चाहिए, बाकी जो 80% बचेगा वो सभी में बटेगा इक्वली। इक्वली नहीं बटेगा, यानी कि जिस रेशो में पैसे लगाए उस रेशो में बटेगा। समझ आई बात? कंसेप्ट को समझो पहले ध्यान से। भाई तीन लोगों ने कुछ कुछ पैसे लगाए, इसका हिस्सा उसके पैसे के हिसाब से मिलेगा, इसका हिस्सा उसके पैसे के हिसाब से मिलेगा और तीसरे आदमी का हिस्सा उसके पैसे के हिसाब से मिलेगा। लेकिन ये कह रहा है कि मैं पैसे लगाने के अलावा इसमें काम भी करूंगा, तो जब मैं काम करूंगा मुझे काम करने के भी पैसे चाहिए। वो कितने पैसे लिए इसने? इसने लिए 20% पैसे लाभ में से ही, सवाल में बोला गया लाभ का 20%। तो बाकी जो बचेगा वही तो उस रेशो में बटेगा ना जिस रेशो में इन्होंने पैसे लगाए। समझ आ गई बात? कंसेप्ट समझ में आ गया? तो पहले इनका रेशो निकाल लो कि किस रेशो में इन्होंने पैसे लगाए थे। तो देखो ये 3 जीरो है, रेशो निकालने के लिए 3 जीरो में तीनों से काट दूंगा। ठीक, और भी कटता है क्या कुछ? हाँ कट रहा है। 2 से इसको काट दो, 2 छिक्की 12, 2 से इसको काट दो, 2 पंजे 10 और 2 से इसको काट दो, 2 तिया 6। और भी कट रहा है क्या कुछ? हाँ बिल्कुल कट रहा है। 2 से ही काट दो इसको, 2 से 3 बार काट दो और इस वाले में 2 से ये कट जाएगा 4 बार और इस वाले में 2 से ये कट जाएगा जी 6 बार। मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म बना ली। किसी को ऐसा भी है क्या इस लाइन में समझ नहीं आया कि सर कहाँ कहाँ से काट दिए? चलो मैं लिख के ही बता देता हूँ, वरना आप कहोगे सर इतना भी फास्ट मत करो कि हमें समझ में ही ना आए। कुछ बच्चों को तो आ गया होगा। देखो 12 महीने के लिए 7,000 रुपये लगाए, तो 12 गुना 7,000 लिखूंगा ना मैं। 7,000 रुपये उसके 12 महीने के हिसाब से लेंगे। बी वाले ने कितने लगाए? बी वाले ने 5 महीने के लिए 8,000, यानी कि 10 है ना, 10 महीने के लिए 8,000 रुपये लगाए और सी वाले ने लगाए 6 महीने के लिए 12,000 रुपये। मैंने क्या किया, रेशो बनाने के लिए सबसे पहले इनकी जीरो को उड़ाया, फिर मैंने देखा कि मैं इसको डायरेक्ट अब 4 से ही काट देता हूँ। 4 तिया 12, ये यहाँ 4 दूनी 8 और ये भी 4 तिया 12। अब भी कट रहेगा ये? अब नहीं कटेगा। तो मेरे पास रेशो आ गया 7 तिया 21 का, 10 दूनी 20 का और 6 तिया 18 का। ए बी सी का रेशो आ गया, यही प्रॉफिट में उनका रेशो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? लेकिन पहले ए की सैलरी और निकालेंगे हम। ए का अर्जित लाभ था 14,750। 14,750 में से 20% अगर ए ले जाएगा तो कितना बच जाएगा? 40%, 80% बच जाएगा। 80% ही तो बटेगा इनके प्रॉफिट में। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5। तो इसका आप 4/5 निकालोगे, देखो कितना जाएगा। 5 तिया 15, 5 दूनी चलेगा, 5 नम 45 चलेगा, फिर 5 पंजे 25 और इसमें 4 की गुणा करो तो 0, 4 पंजे 20। अरे दिख रहा है कि मेरे साइड में हो जाता हूँ मैं, देखो 0, 4 पंजे 20, 2, 4 नम 36, 2 38 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11। तो ये बैठ गया, यही इस रेशो में बटेगा। दिखाई दे रहा है ना? अब दिख रहा होगा सभी को, मैं साइड में हो गया हूँ। यही इस रेशो में बटेगा। टोटल रेशो कितना होगा? ये हो गया जी आपका 20, 20, 40, 50, 59। 59 हो गया। ये 59 की वैल्यू कितनी दी है? कितनी बार जाएगा ये? 2 बार जाएगा, 200 बार। एक बार कट गया 200 बार। आपसे क्या पूछा है? इस लाभ में, ये क्या लिखा है अंग्रेजी में देखो, सी का हिस्सा। इस लाभ में सी का हिस्सा बता दो कितना होगा। सी कितने यूनिट में है? 18 यूनिट में। इसमें भाई 18 की गुणा कर दो, 18 दूनी 3600। बोलो समझ आ गई ना बात? तो सी का हिस्सा होगा ए ऑप्शन 3600 रुपये। और ये सवाल अपने आप में बहुत बढ़िया सवाल है
ये मैं यहीं कर देता इसी लैंग्वेज में, लेकिन फिर आपको समझ नहीं आता, आप कहते सर यहीं काट पीट कर दिया आपने, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा हमारे। तो ऐसा पढ़ाने का फ़ायदा क्या है जो आपको पल्ले ना पड़े। भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। और इन चीज़ों की इतनी प्रैक्टिस करो कि आप इसे और जल्दी कर सको सवाल को। चलो आगे सवाल पे आओ, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। अगला सवाल, एक संख्या 37 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 11 गुणे को मिलाकर के 227 के बराबर है। छोटी संख्या के 9 गुणे का मान बता दो क्या होगा। छोटी संख्या का 9 गुना अगर मुझे बताना है और मैंने जैसे ऑप्शन पर निगाह लगाई, तो मुझे एक बात समझ में आई मेरे भाई, 9 गुने का मान बताना ना छोटी संख्या के, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 9 के मल्टीपल में होगा ना भाई। छोटी संख्या अगर मान लो x है, तो उसका 9 गुना करूंगा तो वो संख्या 9 से कटेगी। और ऑप्शन में ये 9 से नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कर रहा, 9 सत्ते 63, बस खत्म हुई बात। RRB NTPC CBT 1, ये तो है पेपर वाली अप्रोच। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा मैं आप लोगों को बैच में भी, बस सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। लेकिन अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं, मैं कहूं मैं 37 को दो भागों में बांट रहा हूं, क्या मैं इसको 30 और 7 पकड़ लूं ऐसे? दो भागों में बांट दिया मैंने 30 और 7 में, और देखते हैं कि क्या ये 227 के बराबर ही आ रहा है क्या। तो आप देखोगे अगर मैं इसमें 7 की मल्टीप्लाई करूं 35, इसमें अगर मैं दूसरे भाग का 11 गुना, 11 गुना करता हूँ, 11 थी 33, 237 से बढ़ा जा रहा है, तो ये तो बात नहीं बनेगी इससे, तो इससे बात नहीं बनेगी। मैंने उल्टा लिख दिया ना, ये ऐसे होनी थी ना गुना। 30 की गुना 5 में करोगे तो 150, और 11 की गुना 7 में करोगे 77, और दोनों को ऐड करोगे तो 227। तो इसका मतलब एक नंबर 7 है, एक नंबर 30 है। छोटी संख्या का 9 गुना 63 हो गया, और बड़ी संख्या का पूछता तो 9 30 27, 270 हो जाता भाई। समझ आ रही है बात? बोर तो नहीं हो रहे हो पढ़ते पढ़ते? अगर मजा लोगे ना पढ़ाई में, कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, काम करने हम इंसानों को ही है, ठीक है? ये प्रकृति ने जिम्मेदारी दी है। और अगर आप अपने काम से ही भाग जाओगे तो इसका मतलब आप अपने कर्तव्य से भाग रहे हो, अपनी ड्यूटीज से भाग रहे हो। और ड्यूटीज से भागने वालों को कामयाबी नहीं मिलती, उनको मिलती है सजा, पनिशमेंट। प्रकृति देती है सजा। कैसी सजा देगी? कि दूसरे लोग कामयाब होते चले जाओगे और आप लोग उनकी कामयाबों को देख करके हजम नहीं कर पाओगे। तभी तो ये ईर्ष्या, लालच, ये सारी चीजें बनती है। लेकिन अगर आप लोग टाइम से सारी चीजों को करोगे, जब टाइम आया उस टाइम आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, मेहनत से पढ़ रहे हो, जब आपका काम करने का टाइम आया तो आपने इंजॉय करके उस काम को किया। जितने समय तक का वो काम है, 1 घंटे का काम है तो 1 घंटे में करा और इंजॉय करके किया, तो आपको प्रकृति देती है फल। आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आने शुरू हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको उस काम का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आगे उस काम को करोगे तो गलती नहीं करोगे, अंदर से हैप्पीनेस आने लगेगी, भूख टाइम से लगेगी, ठीक है? और सफलता वाले रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे। यही चीज है, ये नियम है प्रकृति के, इसको समझ लो। जितना ज्यादा बचोगे चीजों से, उतनी ज्यादा वो भारी होती चली जाएगी चीज, क्योंकि वो पीछा नहीं छोड़ने वाली। यहां इस प्रकृति भाई तो काम हम ही लोग करेंगे, कोई स्वर्ग के देवता आके नहीं करेंगे यहाँ पे काम। समझ रहे हो? ये हाथ पैर हमें काम करने के लिए ही दिए हैं, ये दिमाग हमें पढ़ने के लिए ही दिया है। सुबह उठ के सारी चीजों को अच्छे से करोगे तो सारी चीज अच्छी होती चली जाएगी। वरना कोई गांव का प्रधान या कोई विधायक या MLA वगैरह नहीं आएगा आपका काम करने के लिए कि भाई तू बेड पे बैठ और चलो मैं तेरी वजह से तेरे हिस्से का काम कर लेता हूं। तो जब काम हमें ही करना है तो अपने काम को एंजॉय करो। क्यों इस बात से दुखी होते हो कि अब मुझे ये काम करना पड़ रहा है, और दुखी होकर के काम कर रहे हो? काम भी कर रहे हो और दुखी भी हो रहे हो खुद से ही। तो काम करते हुए एंजॉय करो, पढ़ रहे हो तो पढ़ते हुए एंजॉय करो, ठीक है? मजा लो। मतलब पढ़ना भी आपको है, नौकरी भी आपको चाहिए, सैलरी भी आपको चाहिए, और पढ़ना नहीं है आपको, तो ये तो गलत सी बात होगी ना। समझ रहे हो कि नहीं? करो इस सवाल को आगे। 5 पूर्णांकों का औसत 48 है, प्रथम 4 पूर्णांकों का औसत 5वें पूर्णांक का 50% है। 5वां पूर्णांक बता दो क्या होगा। और अगर मैं ऑप्शन की तरफ देखूं, बहुत सारे सवाल ऑप्शन से हो जाते हैं, ऑप्शन से। अगर आप ऑप्शन को पकड़ोगे तो बहुत सारे सवालों में आपको हेल्प मिल जाएगी, काम सवालों को आसानी से सोल्व करने की। 1 मिनट रुकेंगे।
हाँ जी। तो ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में आपको पांचवा पूर्णांक दिख रहा होगा, पांचवा पूर्णांक। और जो ये पांचवा पूर्णांक है, अगर मैं इसको 80 मान लूं तो इसका 50% क्या होगा, इसका 50% होगा 40। और यही उसने कहा कि यही चार पूर्णांकों का औसत है। अगर ये चार पूर्णांकों का औसत है तो टोटल कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा ना सम, राइट। और यहाँ पांच पूर्णांकों का औसत 48 है। इसमें अगर मैं 5 की गुणा करूंगा तो 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 24, 280 हो गया ना। अब देखते हैं, अगर मैं इस 24 में से 160 घटा दूं तो 80 आ रहा है ना, और मैं ऑप्शन 80 पकड़ के चला था, इसका मतलब यही पांचवा पूर्णांक है। बी ऑप्शन हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। समझ गए भाई। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये वाला सवाल देखो, ग्रुप डी का सवाल है। सवाल में कहा गया कि यदि एक व्यक्ति की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग का 4 गुना है। 3 बच्चे मतलब पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, इसका 4 गुना है। योग की 4 गुना है एक व्यक्ति की आयु, ये हो जाएगी एक इस व्यक्ति की आयु वर्तमान, वर्तमान हो जाएगी। ठीक है। आगे कहा 6 साल बाद उसकी आयु, क्या बोला कि 6 साल बाद उसकी आयु उसके तीनों बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी हो जाएगी। 6 साल जोड़ेंगे तो ये 6 साल बड़ा हो गया। अब भाई ये इसकी वर्तमान आयु थी, इसमें मैंने 6 साल जोड़ दिए तो 6 साल बड़ा हो गया। लेकिन जैसे ये 6 साल बड़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि इसके तीनों बच्चों के आयु के योग की 2 गुनी, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा। लेकिन जो ये तीनों बच्चे हैं ये भी तो 6-6 साल बढ़ेंगे, तो टोटल कितने बढ़ जाएंगे, 18 साल बढ़ जाएंगे ना भाई। ये भी 6 साल, ये भी 6 साल, ये भी 6 साल, तीनों कितने बढ़ गए, 18 साल। और इसका 2 गुना हो जाएगा इसके बाप की उम्र के बराबर। अब उसने कहा उस व्यक्ति की वर्तमान आयु बता दो। वर्तमान आयु तो ये बनेगी 4 गुना वाली, यानी ऑप्शन वो होगा तो 4 से कटता होगा। सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। 4 से 60 दिख रहा है मुझे, 56 दिख रहा है कटता हुआ। तो एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं इसको कुछ समय के लिए एक ही नंबर मान लूँ, एक्स मान लेता हूँ, तो इसे मैं 4x कहूँ, इसे +6, इसे मैंने x माना, इसको मैं क्या बोलूँगा 2x प्लस इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 36। देखो 4x में से 2x जाएंगे, 2x ही बचेंगे। इस 6 को इधर पहुँचाओगे, कितने पहुँचाओगे 30, 2 से कट जाएगा। ये x की कितनी वैल्यू आ गई 15, यानी कि तीनों पुत्रों की आयु का जोड़ आ गया 15। आपसे पूछा व्यक्ति की वर्तमान आयु, तो इसमें 4 की गुणा कर दो, क्योंकि वर्तमान आयु तो इनकी योग का 4 गुना है ना। तो 15 चौके 60 भाई, ए ऑप्शन। समझ गए भाई। आगे बढ़ूं मैं। चलो अगले सवाल पर आते हैं। ये वाला सवाल देखो, साधारण ब्याज का बहुत ही सिंपल सवाल है ये, और साधारण ब्याज के बहुत अच्छे अच्छे सवाल दे दूंगा मैं तुम्हें, रूह कांप जाएगी तुम्हारी। ऐसे ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, किस्तों वाले सवाल भी है, बैच में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। सारे टॉपिक करा दूंगा इन 50 प्रैक्टिस सेट में, हर टाइप के सवाल। जैसे ये बोला कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि 6 वर्षों में इतनी हो जाती है। अच्छा, एक साल में कितने परसेंट है, 5% की दर है, तो 6 में कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 6 बजे 30% हो जाएगी। अगर राशि 100% थी, 30% वो बढ़कर के हो गई, तो टोटल कितनी हो जाएगी 130%। 130 की वैल्यू ही कितनी दे रखी है 4160, क्योंकि ये टोटल राशि है, इसमें ब्याज भी इंक्लूड है। तो 13 से काट दो, पहले तो 0 से 0 ही खत्म कर दो, और 13 चौके 52 होता है, तो 13 3 39, 13 दूनी 26, 32 बार जाएगी। और आपको क्या निकालना है, आपको राशि निकालनी है, गुणा 100 मार दो, बस खत्म, 3200 जवाब आ जाएगा। सी ऑप्शन ये रहा। इजी सवाल था, आरआरबी एनटीपीसी का सवाल था। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। मजा आ रहा है क्या? ये वाला सवाल पढ़ो, देखो बहुत ही इजी सवाल है। पहले 11 की गुणा इसमें कर दो, इससे आसान तरीका नहीं है, दूसरा तरीका भी है मेरे पास, लेकिन 11 की गुणा कर दो, 11 9 99, 11 पंजे 55, 55 और 9 जोड़ोगे तो 64, और 10 की गुणा इसमें कर दो 580, इसमें से घटा दो, 11वां नंबर निकल के आ जाएगा 9, 14 में से हट गए 6, 69।
ओके भाई, जिसको नहीं समझ में आया एवरेज क्या है तो एवरेज के टॉपिक को पढ़ाऊंगा मैं इस चैनल पर। हालांकि मैंने शायद एवरेज तो डाल रखा है प्ले लिस्ट में एसएससी वाले बैच में, कंप्लीट मैथ तो नहीं हुआ लेकिन कुछ कुछ टॉपिक मैंने डाल रखे हैं। अब ये देखो, ये आरआरबी ग्रुप डी का कंसेप्चुअल बेस्ड सवाल है जिसमें बोला गया कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी इक्वल डायगोनल्स हो और इक्वल अपोजिट साइड हो, यानी कि जिसके समान विकर्ण होते हैं और समान सम्मुख भुजाएं, ऐसा एक ही होता है जिसके समान सम्मुख भुजाएं हो और विकर्ण समान हो और यहाँ एंगल 90 डिग्री बनता हो, उसे हम बोलते हैं आयत, रिएक्टेंगल बोलते हैं आयत। रोम्बस को हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज, काइट को बोलते हैं पतंग और स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग। ओके, तो ध्यान रखना आयत में यहां 90 डिग्री होगा और इसके विकर्ण हमेशा ही इक्वल रहेंगे, लेकिन एक आयत के जैसा ही होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो होते हैं वो बराबर नहीं होते, लेकिन यहां 90 डिग्री पर काटेंगे। वो विकर्ण के बीच एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ये ध्यान रखना, और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जितना हिस्सा ये है इतना हिस्सा ये है। कंसेप्चुअल चीज है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूछ लिया, छोटा छोटा सा डिफरेंस होता है इनमें बस। आगे बढ़ूं मैं, ये वाला सवाल देखो, कुछ बड़ा सा सवाल दिख रहा है आप लोगों को। ऐसे सवालों में हमेशा वैल्यू पुट कर लो, जैसे a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 30, a इक्वल टू 45। अब इस सवाल में अगर मैं a इक्वल टू 0 रखूँ ना, तो यहाँ देखो कोसेक स्क्वायर 0 दे रखा है, कोसेक स्क्वायर 0 इनफाइनाइट होता है, तो मैं 0 नहीं रख सकता। तो मैं क्या रखूँ, मैं a इक्वल टू 45 रख के देखता हूँ। और मुझे ये पता है कि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और यही कोस 45 की वैल्यू भी होती है। तो अब देखो यहाँ रखेंगे साइन 45 यानी कि 1/√2 की पावर 6 करूंगा मैं, तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8। ये भी कितना होगा फिर 1/8 हो जाएगा। ये कितना होएगा 3 साइन स्क्वायर यानी कि 1/2 3/4 हो जाएगा ये, ठीक है 3/4। और अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 8 एलसीएम मेरे पास, 2 + 6 6 2 8 1 ही आ गए, तो ये तो सारा 1 हो गया भाई, 1 माइनस। अब इसको सोल्व करेंगे हम, देखो साइन की 4 यानी कि 1/√2, √2 की पावर 4 करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, ये भी माइनस 1/4 कट के 0, और यहाँ कितना आ गया माइनस में 1 इंटू में कोसेक स्क्वायर 45 होता है √2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 1 - 2 कितना आ गया आंसर माइनस के 1। यही आया क्या आप लोगों का भी, सोल्व किया क्या आप लोगों ने, बी ऑप्शन। इतने जल्दी करना सीखना पड़ेगा। वैल्यू रखी है मैंने, और बस ये हमारे क्लास का आज की सेट का आखिरी सवाल था। कल हम लोग करेंगे सेट 6। कैसा रहा आपका ये प्रैक्टिस सेट, आप लोग मुझे फीडबैक दे सकते हो। स्पीड कम ज़्यादा तो नहीं है, अगर आपको और डिटेल में और आराम से समझना है तो मुझे कमेंट करके बताओ, तभी मुझे पता चलेगा। अदरवाइज वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। डेली 8 बजे हमारी ये क्लास प्रीमियर होती है प्रैक्टिस सेट वाली। और एक बार मुझे ठीक सा हो जाने दो, पता नहीं 1 महीने से जब से मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है ना, पूरे जोश और पूरी एनर्जी के साथ में था कि मैं अब ऑनलाइन आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट दूंगा, आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा। लेकिन तब से ही किसकी नज़र लगी मैं कह नहीं सकता, बीमारी ने ऐसा जकड़ लिया है, एक दिन ठीक होता हूँ अगले दिन फिर दिक्कत हो जाती है, एक दिन ठीक होता हूँ अगले दिन फिर दिक्कत हो जाती है। लेकिन हिम्मत हम भी नहीं हारेंगे, लड़ेंगे हम भी, लड़ना ही सीखा है ज़िंदगी में, संघर्ष तो ये चलता ही रहेगा। शरीर मिला है तो ये दुख दर्द तो मिलता ही रहेगा। इससे लड़ते हुए अपने छोटे छोटे कदम रखेंगे, भले ही लंबे लंबे कदम ना रखे जाए। कराने को मैं पूरा दिन भी लाइव क्लास करा सकता हूँ आप लोगों की, लेकिन भाई स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। बट ये प्रैक्टिस सेट तो मैं देते ही रहूँगा, संडे को ऑफ रहती है हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग थोड़ा सपोर्ट भी करोगे, इस चीज़ को समझोगे। और जो आपकी बाइच वाली लाइव क्लास है वो भी जल्दी ही आ जाएगी, जैसे ही मैं एनर्जेटिक फील करूँगा ऐसे ही आपकी क्लास ज़रूर आएगी भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।